हेलो एवरीबॉडी। आज का जो नया इंड एस हम लोग डिस्कशन में लेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड एस 102। पिछले 10-15 साल में का एंटिटीज बहुत सारा ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज एंड असेट्स अक्वायर करती है जिसके बदले में वो लोग शेयर बेस्ड पेमेंट करते हैं, मतलब अपना ही कंपनी का इक्विटी शेयर इशू करते हैं। सो प्लस एम्प्लॉई लोगों को जो ई सोप अपन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं उसका भी पेमेंट करने का जो कस्टम है या जो सिस्टम है वो बहुत पॉपुलर हो गया है। सो लॉट्स ऑफ एंटिटीज गिव ई सोप टू देयर एम्प्लॉइज। उन सारी चीज का जो अकाउंटिंग है ना वो इंड एस 102 से कवर होगा, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। सो इसमें लार्ज चंक ऑफ डिस्कशन जो है वो एम्प्लॉई का जो स्टॉक ऑप्शन प्लान है उसका होगा, और एक स्मॉल चंक ऑफ डिस्कशन जो है वो जो डायरेक्टली हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर करते हैं और बदले में शेयर इशू करते हैं उसका डिस्कशन होगा। सो बेसिकली इट इज इन द बुक्स ऑफ एंटिटी विच मेक्स शेयर बेस्ड पेमेंट, इसलिए नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। उसका डिस्कशन के लिए दिस इंड एस 102 इज देयर। हम लोगों के एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम में ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, तो अपने लोग ना जो लोग एग्जिस्टिंग एएस सिस्टम पढ़े हुए हैं उनके लिए एकदम नया टॉपिक है। कवरेज एरिया में शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन टाइप्स, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश ऑल्टरनेटिव, employer have choice, employee have choice, group companies issuing shares to the employees of the members, modification, cancellation, वन बाई वन जब आएगा ना तो हम लोग देख लेंगे डिस्कशन को। सो लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट डिस्कशन ऑन द इंड एस, दैट इज व्हाट इज अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। आइडिया इज, से देयर इज ए कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड, उसको एक बिल्डिंग खरीदना है और वो बिल्डिंग के बदले शेयर इशू कर रही है अपनी कंपनी का। सो दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन कि हम बिल्डिंग खरीदेंगे और बदले में शेयर इशू करेंगे, दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए पूरा मैं डिटेल एक एग्जांपल का देता हूं। अच्छा, इसमें ना आप अपना शेयर भी इशू कर सकते हो, आप अपने ग्रुप कंपनीज का, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी का शेयर भी इशू कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो अपना ही शेयर हम लोग इशू करेंगे। नाउ बेसिकली जब हम लोग कोई भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो वो इक्विटी सेटल्ड होता है, या वो कैश सेटल्ड होता है, या वो इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव होता है। मान लीजिए मैं इस तरह से बोला कि मैं आपसे कुछ खरीदूंगा, बदले में मैं आपको 1 लाख, मान लीजिए मैं आपसे एक बिल्डिंग खरीदता हूं, बदले में मैं आपको 1 लाख शेयर दूंगा 3 साल बाद। लेकिन हम 1 लाख शेयर नहीं देंगे, 1 लाख शेयर के बराबर उस दिन 3 साल बाद जो कैश का इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो पेमेंट कर देंगे। अगर हम आपको 1 लाख शेयर ऑफर करेंगे देन इट्स इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अगर हम आपको 1 लाख शेयर के बराबर पैसा दे देंगे देन दैट इज कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। और जहां पे दोनों का ऑप्शन हो, आप चाहो तो कैश ले लो, चाहो तो शेयर ले लो, या कंपनी के पास ये ऑल्टरनेटिव रहे कि कंपनी चाहे तो कैश दे दे चाहे तो शेयर दे दे, उसको बोलते शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव। ये 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट के ट्रांजैक्शन का डिस्कशन इस इंड एस में होगा। ज्यादातर केसेस में इट इज इक्विटी सेटल्ड, बट वी विल बी कवरिंग द डिस्कशन ऑन ऑल 3। Sorry. Now, equity settled share based payment transaction, and here we are not discussing employee stock option. Employee stock option का discussion we will take after little while. तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हम किसी से कोई गुड्स परचेज किए, गुड्स मेरे जो मेरा ट्रेडिंग गुड्स है मान लीजिए मैं वो परचेज किया। मान लीजिए 1 करोड़ यूनिट का मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर परचेज किया। हम कैलकुलेटर के दुकानदार है, मेरा एक
रिटेल है कैलकुलेटर का, वहां पे 1 करोड़ यूनिट मैंने परचेज किया और बदले में मान लीजिए मैंने 40 लाख शेयर इश्यू किया, 40 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया और मेरी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है शेयर का। अब इसका अकाउंटिंग देखिए, अभी यहां पे अमाउंट बोल करके कुछ नहीं दिया मैंने। आई बॉट 1 करोड़ नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स फॉर विच आई इश्यूड 40 लाख इक्विटी शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ विच इज ₹10। अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा? इंड एस का बोलना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने लिया, मान लीजिए दिस इज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने लिया उसका फेयर वैल्यू, आप परचेज कर रहे हैं, कैलकुलेटर परचेज कर रहे हैं, तो आप दुकानदार के पास कैलकुलेटर परचेज करने जाएंगे, किसी के पास भी या मैन्युफैक्चरर के पास भी, तो आपको तो कैलकुलेटर का तो प्राइस वो बताएगा ही बताएगा ना। तो आप कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, मार्केट प्राइस निकाल लीजिए। मान लीजिए कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू निकला 1 करोड़ कैलकुलेटर का एट द रेट ऑफ 300 ईच, दैट इज 300 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब यह हुआ द गुड्स दैट यू हैव बॉट, दिस इंड एस सेज दैट द गुड्स दैट वी हैव बॉट should be measured at the fair value of those goods we have bought, और share have been issued at that value ये मान लिया जाएगा। मतलब ये जो 40 लाख शेयर हमने इशू किया ना, ये 300 करोड़ रुपया का है और वो 300 करोड़ 40 लाख शेयर का फेयर वैल्यू नहीं है, वो फेयर वैल्यू है गुड्स दैट वी हैड बॉट। 1 करोड़ कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू है एंड इट विल बी बिलीव्ड दैट हमने 40 लाख शेयर 300 करोड़ में इश्यू किया। मतलब एक शेयर का मेरा इश्यू प्राइस विल बी 300 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 लाख, सो 750 रुपीज। अब 750 रुपया में मैंने शेयर इश्यू किया, फेस वैल्यू 10 है, तो बैलेंस 740 रुपीज मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा। एंड माई अकाउंटिंग एंट्री विल बी purchases account debit 300 crores to equity share capital 40 lakh into 10, that is 4 crore, to security premium, balancing figure obviously 296 crore, which is nothing but 40 lakh into 740। एक बार मैं चेक कर लूं, यस इट इज 296 करोड़। मतलब यह हुआ कि द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, उसका जो फेयर वैल्यू है दैट विल डिटरमाइन द इश्यू प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दैट वी सोल्ड। हमारे शेयर का मार्केट प्राइस रेलेवेंट नहीं रहेगा, हमारा शेयर का इश्यू प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, बिकॉज इंड एस का यह मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट उसका फेयर वैल्यू आप जरूर से जरूर निकाल पाएंगे। लेकिन अगर से इन केस सेम एग्जांपल ऊपर वाला, वो 1 करोड़ जो कैलकुलेटर हम खरीद रहे हैं उसका मार्केट प्राइस डिटर्मिनेबल ही नहीं है, इट डजंट हैपन वेरी ऑफ्टन, बट मान लो एक केस ऐसा आ गया तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकली कि तुम जो चीज खरीद रहे हो उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुम्हारे इक्विटी शेयर जो तुम इश्यू कर रहे हो 40 लाख शेयर, खरीदे तो तुम 1 करोड़ कैलकुलेटर हो नो डाउट, दिए तुम 40 लाख इक्विटी शेयर हो उसको नो डाउट। अब कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू मालूम नहीं चल रहा है तो कम से कम शेयर का फेयर वैल्यू मालूम कर लो, और फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने में जो मार्केट प्राइस होता है ना, दैट इज द बेस्ट एविडेंट फेयर वैल्यू का आइडिया। वैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर एक इंड एस 113 है, हम लोग पढ़ेंगे, बट मार्केट प्राइस से बेहतर फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता। तो मान लो कि आप 1 करोड़ पेन खरीदे, 40 लाख शेयर दिए और शेयर का मार्केट वैल्यू एक शेयर का मान लीजिए 810 रुपया है, तो 40 इंटू 810 इज कमिंग 324 करोड़। तो अब आपको यह मानना पड़ेगा कि जो कैलकुलेटर यू बॉट उसका परचेज कॉस्ट इज 324 करोड़, यू इश्यूड 40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 800 ईच।
But this will only possible, or this will only happen when we are not able to find out the fair value of the calculators that we bought. And the journal entry will obviously be, परचेजेस को डेबिट करेंगे हम 324 crores, टू इक्विटी कैपिटल जो क्रेडिट होगा दैट इज 4 crore, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 320 crores. ओके, अब आइए एक छोटा सा डिस्कशन कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हो मार्केट से, तो इन डेज का मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू विल बी इजीली डिटर्मिनेबल और उसी को बेस लेके आगे बढ़ना है. बाई चांस वो कैलकुलेट नहीं हुआ तो शेयर का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू ले लेने का. लेकिन अगर हम लोग इंप्लॉई को स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए, ऑब्वियसली इंप्लॉई को जो स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज के लिए हम जो स्टॉक ऑप्शन उसको दे रहे हैं उनकी सर्विसेज का फेयर वैल्यू निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इन दैट केस हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उनको ऑफर करेंगे उसका फेयर वैल्यू विल बी यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस. ये डिस्कशन डी नंबर का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड विल बी डेबिटेड, शेयर इशूड विल बी क्रेडिटेड along with security premium. We had done this journal entry also. In my example, I bought calculator. In this example, they are buying building. So it's a property, plant and equipment. In my case, it was an inventory. The journal is capital to premium. I gave you an example with figures, so you must have understood it better. It's just a journal entry ka format. Now, let us go into the deep, solid discussion of equity settled share based payment to employees. मान लीजिए हम लोग इंप्लॉई को स्टॉक ऑप्शन दिए, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन दिए, उसका अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है इस पैराग्राफ से या इस अगले 15-20 मिनट के डिस्कशन से क्लियर होगा. आप लोगों में इस चीज का, अकाउंटिंग प्रोसेस का, इसका मेजरमेंट का जानकारी बहुत कम होने के चांसेस है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में इसका पढ़ाई सिलेबस में नहीं होता था. नाउ इसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आप देखिए कुछ इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा. मान लीजिए एग्जांपल ऐसा है कि मेरे यहां से 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं और मैं एक एक एम्प्लॉई को 40 ऑप्शन दे रहा हूं. ऑप्शन सभी को मालूम होगा, आप लोग प्रोफेशनल हैं, लॉट्स ऑफ यू पीपल मस्ट हैव गॉट द ऑप्शंस फ्रॉम कंपनीज और आइडिया सबको होगा. तो मान लो 40 ऑप्शन, 100 एम्प्लॉई हैं मेरी कंपनी में, 40 ऑप्शन में आप ही लोग मान लीजिए मेरे एम्प्लॉई हैं, 40 ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं. मैंने ऑफर किया आपको, माई ऑफर प्राइस इज से 130 rupees and at that point of time my current market price was say 150 rupees. तो ऐसे नॉर्मली बोले तो 20 रुपया सस्ता में मैं आपको शेयर ऑफर कर रहा हूं. ये जो 20 रुपया है, इस 20 रुपया को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. डेरिवेटिव्स का आइडिया सभी को होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यही है. यही वाला इसी तरह का ऑप्शन. अच्छा मान लीजिए ये आपको 3 साल के बाद आपको इसको एक्सरसाइज करने मिलेगा. 3 year इज द वेस्टिंग पीरियड. 3 साल मेरे यहां पे आपको कंटिन्यूअस इंप्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा, तब आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकोगे. तो 3 year इज द वेस्टिंग पीरियड. अब इस तरह के ऑप्शन का अगर फेयर वैल्यू निकाला जाए, मैंने जो आपको 20 rupees बोला दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. इंट्रिंसिक बिकॉज द ऑप्शन इज इन द मनी. 150 रुपए का मार्केट प्राइस पे आपको 130 रुपए में शेयर मिल रहा है, इट इज इन द मनी. लेकिन अगर हम इसका फेयर वैल्यू का बात करें जिसमें 3 साल का टाइम वैल्यू भी आएगा, तुम्हारा शेयर में जो वोलेटिलिटी है उसका भी प्राइस आएगा, तो इसी ऑप्शन का फेयर वैल्यू मान लीजिए 32 rupees है. सर ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या होता है? दैट यू मस्ट नो बिकॉज यू मस्ट बी ट्रेडिंग इन द मार्केट. स्टॉक मार्केट में ऑप्शन खरीदते होंगे, कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऑप्शन नहीं मिलता, हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ज्यादा रुपया देना पड़ता है ऑप्शन खरीदने के लिए, कॉल ऑप्शन. तो वो जो ज्यादा रुपया देना पड़ता है, जो एग्जैक्ट रुपया आपको देना पड़ता है, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन.
ये फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालने के लिए ब्लैक एंड सोल्स बोल करके एक मॉडल यूज होता है। अगर आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी का नहीं है तो आपका ऑप्शन में अगर वो ट्रेड नहीं होता ऑप्शन मार्केट में, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यूजिंग ब्लैक सोल्स मॉडल। बट मान लीजिए 32 रुपीज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब इसमें बेसिक आइडिया क्या है अकाउंटिंग का मैं बताता हूं कि 100 एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय का 40 ऑप्शन का राइट और 32 रुपीज इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। 100 इंटू 40 अगर कर देते हैं तो 4000 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आई ग्रांटेड, और इंटू अगर 32 कर देते हैं तो 4000 इंटू 32 इज 1,28,000। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। तो 1,28,000 रुपया का माल मैंने आपको फ्री में दिया, बिकॉज आई गेव यू ऑप्शन विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। शेयर जब देंगे तो आपसे 130 रुपया लेंगे, बट ऑप्शन जो मार्केट में 32 रुपीज में बिक रहा है वो तुम मेरे इंप्लॉय होने की वजह से मैं तुमको फ्री में दे रहा हूं। तो दिस 32 इंटू 4,000, 1,28,000 इज माई कॉस्ट, इज माई एक्सपेंस, इज माई लॉस। दिस इंड AS 102 सेज दैट ये 1,28,000 रुपया आप अगले 3 साल, बिकॉज 3 ईयर इज द वेस्टिंग पीरियड, 3 साल में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, मीन्स 128 डिवाइडेड बाई 3, सो इट्स 42,667। 42,667 करके आप 3 साल में एक्सपेंस में डालोगे और एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। वो लाइबिलिटी तो नहीं है, वो इक्विटी में रिकॉर्ड होगा। बैलेंस शीट में वी विल बी शोइंग इट अंडर इक्विटी। तो आप एक्सपेंस डेबिट करोगे, इक्विटी क्रेडिट करोगे, which ultimately will be converted into equity share capital and security premium when ultimately we'll be issuing the shares. But 3 साल 42,667 करके कुछ इस तरह का जर्नल एंट्री होगा। देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चे समझो, और जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है वो एक्सपेंस और इक्विटी समझो कि पीएल में और बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल में एक्सपेंस के रूप में और बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर। दिस फिगर विल बी रफली 42,667 एंड दिस अमाउंट वी विल डू फॉर 3 years। इस 3 साल में जब हम लगातार ये एंट्री मारेंगे तो 3 साल एक्सपेंस पीएल में जाके खत्म हो गया, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में 42,667 करके 3 बार में 1,28,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जब एक्चुअल में शेयर इश्यू हो जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन वेस्ट हो गया इंप्लॉइज लोगों के ऊपर, फिर एक्सरसाइज कर लिया, देन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। मैं एक बार इसको जस्ट हटा करके आपको अकाउंटिंग दिखा दूं कि उसके बाद हमको जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने पैसे मिलेंगे? 4,000 का 130 करके। तो 4,000 इंटू 130, 4,000 वाई आई एम सेइंग बिकॉज 100 एम्प्लॉइज 40 ऑप्शंस, और 130 क्यों मिलेगा? बिकॉज 130 इज माई ऑफर प्राइस। तो 4,000 इंटू 130 करके 5,20,000 का मेरे को पैसा मिल जाएगा, डेबिट कर दिया। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो मेरे बुक्स में था 1,28,000 का, उसको हटा दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 40 था ना, 4,000 शेयर का 10 रुपीज फेस वैल्यू मान लीजिए, तो 4,000 का 4,000 इंटू 10 ना, 100 इंटू 40, हाँ 4,000 इंटू 10, 40,000 का कैपिटल क्रेडिट हो गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम विल कम एज बैलेंसिंग फिगर। सो द बैलेंसिंग फिगर इज 520 प्लस 128 माइनस 40, दैट इज 608,000। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ थोड़ा सा डीप में इसका अकाउंटिंग में जाते हैं। The entire accounting process has been dealt in this paragraph. Number 1, the fair value of the option will be determined on the grant date and will not be changed. 32 रुपीज जो मैंने आपको बोला था फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन का फेयर वैल्यू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन कॉल ऑप्शन के जैसा है। मार्केट का, स्टॉक मार्केट का कॉल ऑप्शन और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन का फेयर वैल्यू सेम होता है।
तो 32 रुपीज वॉज द कॉल ऑप्शन का या इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन का फेयर वैल्यू, ये निकालना है. नेवर गेट कंफ्यूज्ड. 130 और 150 क्या है? 130 इज द ऑफर प्राइस, जितना रुपया आप कंपनी को देंगे और कंपनी आपको शेयर देगी. 150 वॉज द करेंट मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट ऑफ द इक्विटी शेयर. 32 इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. उसके बाद देखिए लिखा है दी फेयर वैल्यू विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली, द एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस आई हैड नॉट डिस्कस्ड इन दी फर्स्ट प्रैक्टिकल जो मैंने आपसे एग्जांपल किया था, वो उसमें ये नहीं है. ये क्या है कि आपके पास जो 100 इंप्लॉय अभी काम कर रहे हैं, जिनको आप 40 ऑप्शन देने वाले हैं, इनको तो 3 साल कंटिन्यूअस इंप्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा ना. तो 3 साल के बाद कितने इंप्लॉय आपके पास रहेंगे जिनके ऊपर ऑप्शन वेस्ट करेंगे, एक्सपेंस उतने ही इंप्लॉय का रिकॉर्ड होगा. 100 इंप्लॉय का रिकॉर्ड नहीं होगा जैसा मैंने आपको बताया. इंड AS 102 सेज दैट द एंटिटी हैज टू एस्टिमेट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंप्लॉयज आर गोइंग टू बी देयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. और इसके लिए इंप्लॉय टर्नओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा एंटिटी को. तो मान लीजिए एंटिटी को लगता है कि अगले 3 साल में 12 इंप्लॉय छोड़ के चले जाएंगे. तो 12 अगर छोड़ के चले जाएंगे तो द एंटिटी विल रिकॉर्ड 88 इंप्लॉय का ही कॉस्ट, नॉट 100. सो इट विल बी 88 इंटू 40 इंटू 32, नॉट 100 इंटू 40 इंटू 32. एंड अकॉर्डिंगली द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विल बी वर्कड आउट. और उसको फिर 1/3 कर देंगे बिकॉज ऑफ द वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 years, बिकॉज इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड over the vesting period each year on a straight line basis. Now important thing is, now check the journal entry जो मैंने आपको बोला, employee benefit expense to share based payment reserve. But when we go to the second year accounting, first year तो मान लीजिए ऐसा हो गया, 1/3 करके खर्चा भी निकाल लिए. हम लोग जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, obviously number of options are not changing, fair value of the option को बदलना नहीं है. इवन दो मार्केट में फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 1 साल 2 साल बाद बदल गया होगा, पर हमें फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ग्रांट डेट वाला ही रखना है. इक्विटी सेटल्ड अकाउंटिंग में यही होता है. इक्विटी सेटल्ड अकाउंटिंग मींस कंपनी विल गिव यू शेयर्स, दैट्स इट. सेकेंड ईयर में मेरा एस्टिमेट अबाउट नंबर ऑफ इंप्लॉइज में चेंज. शुरू में मेरे को लग रहा था कि 88 इंप्लॉय 3 साल के बाद रहेंगे मेरे पास, उसके बाद मेरे को लग सकता है नो देयर विल बी 93. अब सेकेंड ईयर में मैं अगर 93 इंटू 40 इंटू 32 करके खर्चा निकालूंगा, सेकेंड ईयर में मेरे को क्यूमुलेटिव कैचअप गेम खेलना पड़ेगा, YTD कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. कैसे? 93 इंप्लॉई है, 40 ऑप्शन है, 32 रुपीज कॉस्टिंग है, इंटू 2/3. जस्ट थिंक व्हाई आई एम डूइंग इट. इंटू 2/3 करूंगा तो मेरा 2 साल का खर्चा निकलेगा. और उसमें फर्स्ट ईयर का जो मेरा ये वाला खर्चा निकला था 88 इंटू 40 इंटू 32 इंटू 1/3. इस एक्सपेंडिचर को मैं माइनस कर दूंगा. आई विल शो यू इट इन अ प्रॉपर एग्जांपल. ये एक्सप्लेनेशन के लिए है. तो ये जो फिगर निकलेगा इंटू 2/3 करके, ये मेरा टोटल एक्सपेंस ऑफ 2 years निकलेगा. इसमें मैं फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो माई एक्सपेंस ऑफ सेकेंड ईयर विल कम आउट. उसका भी अकाउंटिंग एंट्री विल बी सेम. और 3rd ईयर एंड में तो मेरे को रियल में पता चल जाएगा कि कितने इंप्लॉय मेरे पास हैं. अकॉर्डिंगली मैं 3rd ईयर का एक्सपेंस निकाल लूंगा. ओके, व्हेन एक्चुअल एक्सरसाइज विल हैपन, द शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व विल बी कैंसिल्ड, सम कैश विल बी रिसीव्ड, कैपिटल एंड प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड. सी दिस. In each subsequent year, we will use year-to-date concept to measure the expense, which is को cumulative catch-up भी बोलते हैं. In the last year, we will be able to know the final amount of the total liability. And this is the last paragraph. कि अगर मान लीजिए इंप्लॉइज लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए, या कुछ इंप्लॉय ने किए, कुछ इंप्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद उनको एक्सरसाइज करना था से विद इन 2 months, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, तो अपने जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो बैलेंस शीट में हमारी इक्विटी में पड़ा हुआ है, उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा, उसको हटा देना पड़ेगा. रहेगा इक्विटी में ही, इक्विटी में था, इक्विटी में रह जाएगा, लेकिन इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग जनरल रिजर्व में. बिकॉज अब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का कोई मतलब नहीं है बुक्स में रखने का, बिकॉज अब ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन एक्सरसाइज भी, उसका एक्सरसाइज डेट भी चला गया, तो
these are lapsed options. तो lapsed option का share based payment will be transferred to general reserve. This happens when after the completion of the exercise period employees do not exercise. Lapsing बोलते हैं या option lapsed बोलते हैं. Option lapse होने से क्या करना है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के बैलेंस को जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर देना है. सो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट. ओके, ये एग्जांपल देखिए. दिस विल गिव यू अ क्लियरर पिक्चर. अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है. जिनका जर्नल बैकग्राउंड नहीं है वो एक्सपेंस और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट से समझेंगे. एबीसी लिमिटेड ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉइज ऑप्शन, जिसका फेयर वैल्यू ही दिया हुआ टोटल मल्टीप्लाई करके 5 lakhs ऑन 1st April 2020 if they remain in the organization up to 31st March 2023. On 31st March 21 ABC Limited expects only 91% of the employees to remain in the employment. फर्स्ट ईयर एंड में जब पहली बार मैं एक्सपेंस लिखने वाला हूं मुझे लग रहा है ओनली 91% पीपल विल बी देयर. सेकेंड ईयर में मुझे लग रहा है ओनली 89% पीपल विल बी देयर. थर्ड ईयर में मुझे लगा फाइनल हो गया कि 82% इंप्लॉई ही रहा. ऑल ऑफ देम एक्सरसाइज पास द जर्नल्स. जर्नल पास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर डिटरमाइन करना. लेट्स सी फर्स्ट ईयर का फिगर. 5 लाख अमाउंट दे दिया था नंबर ऑफ इंप्लॉइज और ऑप्शन पर इंप्लॉई और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन नहीं देके सीधा टोटल 5 लाख दे दिया. सब मल्टीप्लाई करके 5 लाख. 5 लाख इंटू 91%, ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने लोग रहेंगे, इंटू 1/3 3 ईयर वॉज द वेस्टिंग पीरियड. सो माई एक्सपेंस केम 151,667. इतना रुपया मैं एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कर दूंगा. सो दिस अमाउंट इज द फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री. दिस गोज टू P&L अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. This goes to the balance sheet under reserves and surplus. सेकेंड ईयर का एक्सपेंस देखिए एंड सी द YTD कॉन्सेप्ट, ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट, क्यूमुलेटिव कैचअप कॉन्सेप्ट. 5 लाख इंटू 89%. सेकेंड ईयर में मुझे लग रहा था कि 89% इंप्लॉई के ऊपर ऑप्शन वेस्ट करेगा. इंटू 2/3 करने से 2 साल का खर्चा आएगा. माइनस दिस 151,667 फर्स्ट ईयर का खर्चा एंड वी गेट सेकेंड ईयर का एक्सपेंस. सेम जर्नल एंट्री सेकेंड ईयर में हो जाएगा, एकदम सेम. यू कैन सी हियर. थर्ड ईयर का कंप्यूटेशन इज 5 लाख इंटू 82%. ये 3 साल का टोटल खर्चा आ जाएगा. इंटू 3/3 करने की जरूरत नहीं है. माइनस फर्स्ट ईयर एक्सपेंस माइनस सेकेंड ईयर एक्सपेंस इज द थर्ड ईयर एक्सपेंस. इसका भी सेम जर्नल एंट्री हो जाएगा. अब 3 साल में टोटल मिला करके हाउ मच एक्सपेंसेस डिड वी बुक? 1 sec. I'm just using my calculator here. We booked the total expense of 4,10,000. 4 साल में, 3 साल में 5 लाख इंटू 82%, 3 साल का टोटल खर्चा है. अब उसके बाद इंप्लॉई उसको एक्सरसाइज करेगा. तो when the employee will exercise, will pass that bigger journal entry, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व रिवर्स हो जाएगा डेबिट, टू कैपिटल टू प्रीमियम. बट इन आवर क्वेश्चन दैट बैंक वाला डिटेल इज नॉट गिवन. सो हम लोग फ्रैक्चर्ड जर्नल एंट्री मार रहे हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू कैपिटल. अदरवाइज एग्जैक्टली क्या है, इंप्लॉई कुछ तो पैसा देगा ना, इट इज ऑप्शन फ्री तो नहीं है. तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था. सी दिस एंट्री, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी डेबिट होना चाहिए था, टू कैपिटल और टू प्रीमियम भी होना चाहिए था. In our example, face value of the capital and premium was not given, so पूरा मैंने कैपिटल में लिख दिया एक बार. बैंक का डिटेल नहीं है तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिए. Now, accounting for equity settled share based payment is over. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इंप्लॉई को हम कैश सेटल्ड ऑप्शन देंगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा. अगर पुराने एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूं तो मैं इंप्लॉई को बोलूंगा मैं तुमको रुपया दूंगा, जितना ऑप्शन तेरे ऊपर वेस्ट होगा उसका
ईयर एंड में जितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा मैं तुमको वो वाला कैश पेमेंट करूंगा. हैपेंस वेरी सेल्डम, बट मान लो मैं कैश पेमेंट करूंगा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा? इंड AS 102 सेज कि अकाउंटिंग प्रोसेस इज 99% सेम. डिफरेंस क्या है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है ना, जो इक्विटी सेटल्ड में एक ही बार निकलता और कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि कैश सेटल्ड है, इट्स लायबिलिटी, कैश पेमेंट होगा, लायबिलिटी है. शेयर इश्यू होता है तो इक्विटी होता है. आपने देखा होगा लास्ट में कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट हुआ, बट शेयर कैश पेमेंट में कैश आउटफ्लो होगा, तो इट्स ए लायबिलिटी. इंड AS 102 सेज इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू हर साल निकालना होगा और एवरी ईयर एंड का फेयर वैल्यू के हिसाब से ईयर एंड में अकाउंटिंग होगा. प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन विल बी सेम, बट ऑप्शन का फेयर वैल्यू विल बी डिटर्मिन्ड एट ईच रिपोर्टिंग डेट एंड अकॉर्डिंगली द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड. आई विल बी शोइंग इट विद द फॉलोइंग एग्जांपल, आई मीन विद द नेक्स्ट एग्जांपल. बाकी जर्नल एंट्री जब करेंगे ना, तो वो जो एंट्री था ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, उसकी जगह हम लोग लिखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी. और ये लायबिलिटी धीरे धीरे करके, जैसे रिजर्व धीरे धीरे करके बड़ा होता गया था, ये लायबिलिटी धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा. एंड दिस ऑब्वियसली विल गो टू P&L एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज. जब वो लोग पैसा मांगेंगे तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू बैंक हो जाएगा, पेमेंट करके खत्म कर देंगे. इतना सा ही डिफरेंस है. So the point is, if we read it, the name of the credit ledger will be share-based payment liability. At each reporting date, fair value of the option will be remeasured, and at the time of exercise, there will be cash outflow. So that's it. Let's see one example on this cash settled share based payment. Okay, XYZ issued 10,000 शेयर अप्रिसिएशन राइट. जो कैश पेमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, उसको स्टॉक अप्रिसिएशन राइट बोलते हैं. उसका अच्छा नाम है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट. शेयर का दाम बढ़ेगा तो मेरे को रुपया मिलेगा, इसका नाम है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स. So XYZ issued 10,000 stock appreciation right that vest immediately to the employees. अच्छा, इसमें immediate vesting है इस एग्जाम्पल में. तो आप जो 3 साल 1/3 2/3 वाला जो कर रहे थे, इस एग्जाम्पल में नहीं करना है. बाकी इसमें भी अगर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड रहेगा, 4 साल का रहेगा, तो अकॉर्डिंगली वी विल बी रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस. बट यहां पे इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है. द SAR विल बी सेटल्ड इन कैश. At that date, it is estimated using the option pricing model that the fair value of the option is 95. 10,000 शेयर है, तो 10,000 into 95 is the fair value. तो 9,50,000 का एक्सपेंस हमें बुक करना है इन वन शॉट, बिकॉज वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, इमीडिएट वेस्टिंग है. तो 9,50,000 का फर्स्ट जर्नल एंट्री यू कैन सी दिस वन, employee benefit expense account debit to share based payment liability. Now let's see the question again. At the end of 31st March 21, it is expected that 95% of employee will exercise. 2 साल बाद लगा 92% people will exercise. लास्ट में 89% people will exercise होना चाहिए यहां पे at the end of 3rd year. See, तीनों साल का फेयर वैल्यू दिया हुआ 112, 109, 114. एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, हमको लाइबिलिटी के अमाउंट को रीस्टेट करना पड़ेगा. इनिशियली वो 95 रुपीज करके लिखा हुआ है, बट 1 साल के बाद मुझे 112 में लेके जाना होगा, फिर 109 में, फिर 114 में, और फिर बाद में पेमेंट 114 करके हो जाएगा चेक. 1 साल बाद 10,000 और 95% लग रहा था कि मेरे को 3 साल बाद लोग, वेस्टिंग पीरियड नहीं है, एक्सरसाइजिंग पीरियड 3 साल का है, वेस्ट इमीडिएटली हो गया. तो 3 साल बाद मेरे को लग रहा है 95% पीपल विल बी देयर. तो 10,000 इंटू 95% इंटू 112. चेक दिस, इक्विटी सेटल्ड में खाली परसेंटेज बदलता था, कैश सेटल्ड में फेयर वैल्यू भी चेंज हो रहा है.
तो इंटू 112 माइनस 9,50,000 इज कमिंग 1,14,000। इतना रुपया का एक्सपेंस और लाइबिलिटी फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा। चेक द सेकेंड ईयर, 10,000 इंटू 92%, परसेंटेज चेंज हुआ नंबर ऑफ इंप्लॉई का, इंटू 109 फेयर वैल्यू चेंज हुआ, माइनस 950 माइनस 114,000 माइनस में फिगर आया, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, मेरे को लाइबिलिटी का रिवर्सल करना पड़ेगा। द जर्नल एंट्री इज अपोजिट, लाइबिलिटी टू एक्सपेंस। पीएल में जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो लेस हो जाएगा बाई 61,200। लास्ट में 10,000 इंटू 89% इंटू 114 माइनस 3 साल का खर्चा, सो इट इवेंचुअली बिकेम 11,800। द सेम जर्नल एंट्री एंड एट लास्ट जो भी लाइबिलिटी का अमाउंट है दैट इज पेड इन कैश। सो दिस इज हाउ वी डू द अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट which is to be settled in cash and specifically about employees payment. अगला डिस्कशन जो मैं लूंगा दैट इज ऑन मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट। एक हाइब्रिड ऑप्शन का भी डिस्कशन है, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो लेट मी मूव 1 और 2 स्लाइड। ये वाला डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, ये भी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेट मी टेक दिस डिस्कशन इन दिस क्लास बिकॉज पुराना जो डिस्कशन है उससे कनेक्टेड है एंड वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन। थोड़ा हायर लेवल का है, थोड़ा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बैकग्राउंड के प्रोफेशनल लोगों के ज्यादा काम आएगा, बट लेट्स डिस्कस इट। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए इंप्लॉई के साथ ऑप्शन की बात हुई, इंप्लॉई को मैंने बोला कि आपको 1,000 ऑप्शन देंगे, 130 का ऑफर प्राइस है, 150 का मार्केट प्राइस है, ऑप्शन का फेयर वैल्यू 32 है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, आपको ऑप्शन देंगे। 1 साल बाद क्या हुआ, मेरा मार्केट प्राइस बहुत गिर गया शेयर का, तो हम ऑफर प्राइस को रिवाइज कर दिए। जनरली कॉर्पोरेट्स डोंट डू दैट, बट मान लो मैंने अपने इंप्लॉय के साथ ऐसा किया कि व्हेन द प्राइस फेल डाउन आई रिड्यूस द ऑफर प्राइस, 130 से मान लीजिए 80 कर दिया। तो वो जो काम मैंने किया, आई चेंज्ड द टर्म्स ऑफ द ऑफर, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। किसी भी तरीके से मैं अगर टर्म को चेंज करूं, वी कॉल इट मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग का बेसिस क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो ओरिजिनल ऑप्शन है ना, 1000 ऑप्शन और 32 करके, इस ऑप्शन का अकाउंटिंग डिस्टर्ब्ड नहीं होता है। ये तो मैंने ऑफर किया ही था, ये अकाउंटिंग कंटिन्यूअस चलेगा। लेकिन जो मॉडिफिकेशन जिस दिन हुआ ना, उस दिन मेरे को मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं, लिसन टू दिस, ये केयरफुल सुनना, केयरफुली। मॉडिफिकेशन के दिन मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरे को निकालना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे निकलेगा कि मॉडिफिकेशन के दिन यानी 1 साल के बाद, मान लो मैंने 1 साल के बाद मॉडिफिकेशन किया, तो मेरे ओरिजिनल वाला ऑप्शन, जो यही वाला ऑप्शन जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसका फेयर वैल्यू क्या, ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या है मुझे पता करना पड़ेगा। मान लो माई ऑप्शन का फेयर वैल्यू इज ऑन दैट डे, ऑप्शन का फेयर वैल्यू इज 12। 1 साल बाद जिसका, 1 साल पहले फेयर वैल्यू जिसका 32 था ना, उसका फेयर वैल्यू इज 12। और मॉडिफाई कर देने के बाद, ऑफर प्राइस को कम कर देने के बाद, उसी ऑप्शन का फेयर वैल्यू इज कमिंग मान लो 19। मीन्स व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट माई इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एंड व्हाट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन प्री मॉडिफाइड एंड पोस्ट मॉडिफाइड टर्म्स। उसी ऑप्शन का फेयर वैल्यू प्री मॉडिफाइड टर्म्स पे क्या है और पोस्ट मॉडिफाइड टर्म्स पे क्या है, उसका डिफरेंस इज माई इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो मान लीजिए 12 और 19 है, सो माई इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 7। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगले 2 साल में सिमिलर तरीके से बुक हो जाएगा जैसे हम लोग ओरिजिनल 32 रुपीज बुक कर रहे हैं।
So this becomes my incremental cost, which will be recorded over remaining vesting period. Remaining vesting period 2 साल का है, बिकॉज 1 साल तो गुजर चुका है. तो 7 रुपया हम अगले 2 साल में पीएल में डालेंगे. अकॉर्डिंगली द लायबिलिटी विल गेट कंस्ट्रक्टेड एंड देन ऑप्शन का इशू हो जाएगा. जब फाइनल शेयर इशू होगा तो शेयर इशू कर देंगे. सी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का नोट्स लिखा हुआ है. कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट. ओरिजिनल अवार्ड विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर. फाइंड द एडिशनल कॉस्ट विच इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, which is nothing but the difference between the fair value of the award on pre-modified and post-modified terms. This will be recorded over the remaining vesting period. Just read कर दिए एक बार रिवीजन के लिए, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए. अब ये वाला एग्जाम्पल आपको सारे सिचुएशन को क्रिस्टल क्लियर कर देगा. आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को. मैराथन लिमिटेड 150 ऑप्शन दिया 1000 इंप्लॉई को, 3 साल का वेस्टिंग. ऑप्शन का फेयर वैल्यू 129. नीचे में डिटेल दिया हुआ है. नंबर ऑफ इंप्लॉइज का डिटेल है. ईयर 1 35 इंप्लॉइज लेफ्ट. फर्दर 60 इंप्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू लीव इन द नेक्स्ट 2 years. लिखा नहीं है, इट इज टू बी एज्यूम्ड कि अगले 2 साल का है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए. शेयर ऑप्शन रीप्राइस्ड. तो 1 साल के बाद अगर वो रीप्राइस हो रहा है, दैट इज मॉडिफिकेशन. उसको अगले 2 साल में अकाउंटिंग करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ढूंढ करके. बट पहले ये वाला बात तो कर लें, ओरिजिनल ऑप्शन वाला. तो नंबर ऑफ इंप्लॉय कितने थे? 1000. कितने छोड़ के चले गए? 35. कितने और छोड़ के जाएंगे? 60. तो टोटल मेरे पास कितने इंप्लॉय रहेंगे 3 साल बाद? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जितने इंप्लॉय 3 साल बाद रहेंगे उसी के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना है. टोटल इंप्लॉय का एक्सपेंस बुक करने का कोई मतलब नहीं है. सो 1000 माइनस 35 माइनस 60 इज 905. तो 905 इंप्लॉय का, एक इंप्लॉय को कितना ऑप्शन दे रहे हैं? 150 ऑप्शन, 129 ये फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है, इंटू 1/3. ये मेरा ओरिजिनल, नॉट मॉडिफिकेशन, ओरिजिनल ऑप्शन का ये खर्चा है. 905 नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंप्लॉई जो 3 साल बाद मेरे यहां रहेंगे, 150 नंबर ऑफ ऑप्शंस, 129 फेयर वैल्यू, 1/3 टाइम पीरियड का हिसाब किताब. सी इन द नेक्स्ट पेज, दिस अमाउंट इज कमिंग 58,37,250. ये पहला साल का एक्सपेंस और बैलेंस शीट में रिजर्व्स, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स. सेकेंड ईयर में मेरे को ये ओरिजिनल वाला कैलकुलेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा. एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा आएगा. लेट अस फाइंड दैट फ्रॉम द एग्जांपल. सी दिस. शेयर रिप्राइसिंग हुआ क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर गिर गया. After repricing, they are now worth 80. Options are, hence expense is expected to increase by 30. Sorry, लिखा है share options are repriced as their fair value fell to 50. जो ऑप्शन का फेयर वैल्यू 129 था, वो ऑप्शन का फेयर वैल्यू 50 हो गया था. और हमने जब रीप्राइसिंग किया तो फिर 80 हो गया. तो ये जो दोनों डिफरेंस है 50 एंड 80, प्री मॉडिफाइड ऑप्शन का फेयर वैल्यू 50, पोस्ट मॉडिफाइड ऑप्शन का फेयर वैल्यू 80. तो मेरा जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 30 लगा, ये हम अगले 2 साल के पीएल में भेजेंगे, बिकॉज 2 साल मेरा रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है. तो सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन इज मोर इंटरेस्टिंग. लेट्स फाइंड दैट. सेकेंड ईयर में लिखता 30 इंप्लॉइज लेफ्ट और 36 विल लीव मोर. तो सेकेंड ईयर में मेरे नंबर ऑफ इंप्लॉई का एस्टिमेशन क्या होगा? 1000 ओरिजिनल, माइनस 35 फर्स्ट ईयर छोड़ा, माइनस 30 सेकेंड ईयर छोड़ा, माइनस 36 थर्ड ईयर में छोड़ेंगे. तो माई टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज विल बी, 3 साल बाद जो मेरे पास रहेंगे उसका नंबर इज, आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर टेकिंग सम टाइम,
इट्स 899। तो मेरे को 899 के बेस पे सेकेंड ईयर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चेक, दिस इज 899। ओरिजिनल वाला अकाउंटिंग देखिए, 899 इंटू 150 इंटू 129 इंटू 2/3, दैट ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट क्यूमुलेटिव कैचअप, माइनस 5837 दिस वन, जितना हम पीएल में डाल दिए थे। ये जो पूरा ऊपर वाला लाइन का कैलकुलेशन है, ये ओरिजिनल अवार्ड का अकाउंटिंग है। ओरिजिनल अवार्ड का अकाउंटिंग कंटिन्यूड रहेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो 30 रुपीज है उसको नया अकाउंटिंग करेंगे ऐड करके। सो उसके हिसाब से ये फिगर आ गया, फर्स्ट वन प्लस दिस इज द मॉडिफिकेशन प्लस दिस इज चेक यू, आई मीन चेक इट, 899 नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, इंटू 150 ऑप्शन है, इंटू 30 फेयर वैल्यू, इंटू 1/2। वाई 1/2? बिकॉज रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज 2 years। अकॉर्डिंगली टोटल खर्चा आ गया ये 57 ओरिजिनल वाला, ये 20 लाख मॉडिफिकेशन वाला, मिलाकर के 77 लाख का सेकेंड ईयर में जर्नल एंट्री हो जाएगा। थर्ड ईयर का डेटा देखते हैं क्या बोलता है। लिखता है ईयर 3 में 39 इंप्लॉइज एक्चुअली लेफ्ट। तो अपने पास कितने इंप्लॉय रह गए? 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 39। $896। तो थर्ड ईयर में 896 के हिसाब से अकाउंटिंग होगा। लेट अस सी, ये देखिए 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 39, दिस इज 896 इंटू 150 इंटू 129, 3 साल का खर्चा, माइनस फर्स्ट ईयर माइनस सेकेंड ईयर, यहां लिखा नहीं तो खाली माइनस फर्स्ट ईयर है ना, माइनस सेकेंड ईयर। मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस दैट 57 59 850। कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 896 इंटू 150 इंटू 129 माइनस 5837 250 माइनस 57 59 850, यस 57 4500 दिस वन, थर्ड ईयर का ओरिजिनल वाला खर्चा। और ये जो सेकंड वर्किंग है, ये जो वर्किंग है ये वाली, ये मॉडिफिकेशन वाला 896 इंटू 150 इंटू 30 माइनस फर्स्ट ईयर में जो डेबिट किए थे ये वाला माइनस कर दिए, तो सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का भी एक्सपेंडिचर आ गया दिस वन। सो मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग का प्रोसेस इज दिस। ओरिजिनल अवार्ड की अकाउंटिंग, रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिनल अवार्ड की अकाउंटिंग को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। मॉडिफिकेशन के दिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाला जाता है, विच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू ऑन द मॉडिफिकेशन डेट एंड मॉडिफाइड टर्म्स पे उसी ऑप्शन का फेयर वैल्यू ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, दैट डिफरेंस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आज का लास्ट टॉपिक, द नेम इज कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट। मान लीजिए एक ऑप्शन चल रहा है, सेम एग्जांपल है, मान लीजिए 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, 1 साल का अकाउंटिंग कर लिए थे, सेकेंड ईयर में समवेयर जून जुलाई में, मार्च में अकाउंटिंग कर लिए थे, सेकेंड ईयर समवेयर इन जून जुलाई ऑप्शन कैंसिल हो गया और एक वन टाइम सेटलमेंट दे करके काम खत्म कर दिए। कोई भी कारण से एम्प्लॉय से कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, कोई डिवीजन सेल हुआ होगा, एनी रीजन, अगर कैंसिलेशन हैपन्स एंड सेटलमेंट हैपन्स, तो इसका कहानी है, कैंसिलेशन को बोला जाता है एक्सीलरेटेड वेस्टिंग। मैं इस तरह से एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए 1,20,000 मेरा टोटल खर्चा था 3 साल का, सब मिला के टोटल 1,20,000 का टोटल एक्सपेंस था। हम 40,000 पीएल में डाल चुके थे 1 साल के बाद। सेकेंड ईयर के मई जून में कैंसिल हो गया ऑप्शन, तो इंड एस 102 से अगर कैंसिल हो गया तो जो इसका जो बाकी खर्चा बचा हुआ 80,000 रुपीज, उसको वन शॉट में आज ही बुक कर लो।
एक और जर्नल एंट्री मार लो, पूरा 80,000 का वन शॉट में वेस्टिंग एक्सीलरेट हो गया, एक्सीलरेट होके पहले वेस्टिंग का डेट आ गया, तो फिर 3 साल का लाइबिलिटी एक साथ बुक्स में आ जाएगा। 40 का आप अकाउंटिंग कर चुके थे, 80 का और अकाउंटिंग कर लीजिए, ओवर, एक्सीलरेटेड वेस्टिंग। और उसके बाद सेटलमेंट कर रहे हैं, उनको पैसा देकर के विदा कर रहे हैं, तो जितना भी आप उनको पैसा दे रहे हैं वो पैसा दे करके उसको बाईबैक की तरह ट्रीट कर लीजिए। मतलब डू समथिंग लाइक दिस, बैलेंस शीट में आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आ गया होगा 1,20,000 का, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 1,20,000 लिख दीजिए और टू बैंक। अब मान लीजिए इसमें पेमेंट हमको सच्ची में ओनली 97,000 करना पड़ा, ओनली 97,000, 1,20 नहीं करना पड़ा, से सेटलमेंट हैपेंस एट अ लोअर अमाउंट, तो आप 97 का पेमेंट कर दीजिए, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू बैंक 97,000, इक्विटी कम हो गया आपका, और बाकी जो बच गया उस अकाउंट में 120 माइनस 97 उसको जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दीजिए। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, विल गो टू जनरल रिजर्व। चेक दिस जर्नल, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू बैंक। This is the word. It is an acceleration of vesting and buyback of equity. On the date of cancellation, entire बचा हुआ unamortized expense will be recorded immediately, and then payment will be reversal of share-based payment reserve. So with this, ये portion of the share-based payment accounting is over. 2 discussion बचा हुआ है, एक है इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव, जहां पे हम लोग इंप्लॉय को ऑप्शन देंगे कि आप रुपया भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो। अलग अलग हम लोग रुपया का और कैश वाला पढ़ चुके, ऑप्शन एक ही साथ दोनों ऑप्शन रहेगा, एक वो वाला बच गया और एक बच गया होल्डिंग इज गिविंग इट्स शेयर्स टू द इंप्लॉइज ऑफ सब्सिडरी, या सब्सिडरी इज गिविंग इट्स शेयर टू द एम्प्लॉइज ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये वाला डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग है, हैपनिंग डिस्कशन है। ये 2 डिस्कशन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास के लिए। आज की क्लास यहां पे खत्म करते हैं। यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, थैंक यू।